अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात हम करेंगे भारतीय नौसेना की, उसके पराक्रम की, जिसने आज अपना 53वां नेवी डे ओडिशा के पुरी में बड़े धूमधाम से मनाया। पुरी के खूबसूरत ब्लू फ्लैग बीच में हजारों की मौजूदगी में नौसेना ने न सिर्फ अपने पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि अपनी उपलब्धियों से भी लोगों को रूबरू कराया। और इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। समारोह के अंत में ड्रोन और लेजर शो आयोजित किया गया, जिसने इस कार्यक्रम की भव्यता को और ज्यादा बढ़ा दिया। दुश्मनों का नाश समंदर की लहरों पर राज करने वाले इन सूरमाओं ने जब अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय कुछ इस अंदाज में दिया तो दुनिया देखती रह गई। मौका 53वें नेवी डे का रहा, जब समंदर से लेकर आसमान तक इंडियन नेवी का भरपूर एक्शन नजर आया। इस दौरान हिंदुस्तानी जंगी जहाजों की ताकत भी दिखी और फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अपने प्रदर्शन से लोगों को खूब रोमांचित किया। मरीन कमांडो की तैयारी भी लोगों ने देखी और गरजते टैंकों का दम भी देखा। नेवी बैंड की जोशीली धुनें भी लोगों ने सुनी और जवानों के बीच गजब का तालमेल भी देखा। ये सब कुछ हुआ पुरी के खूबसूरत ब्लू फ्लैग बीच पर, जहां तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंद के इन रखवालों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के सामने किया। पहली बार है जब ओडिशा में नेवी डे का आयोजन हुआ है, लिहाजा कार्यक्रम को लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। कोई परिवार संग पहुंचा और कोई दोस्तों के साथ। पूरे समारोह के दौरान इन लोगों ने अपनी तालियों से जवानों की खूब हौसला अफजाई की। इस साल 15 युद्धपोत, 40 से अधिक विमान, पनडुब्बियां और मरीन कमांडो इस समारोह का हिस्सा बने, जिन्होंने अपने रण कौशल के प्रदर्शन से इस 53वें नेवी डे को शानदार बना दिया। भारतीय नेवी की शान INS अरिहंत और INS विक्रांत, ये जो हमारी उपलब्धि है कि आज विश्व में भारतीय सेना 6 नंबर में है नौसेना, इसलिए नौसेना का प्रदर्शन और ये जो कार्य हो रहा है आज जगन्नाथपुरी में, इसको बड़ा दुर्लभ है। बहुत एक्चुअली प्राउड फील कर रहे हैं कि उड़ीसा में हो रहा है एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। और ये बहुत बड़ा मौका है कि हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे आज पुरी में। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं एक बहुत प्राउड नेवल वाइफ हूँ, 33 इयर्स मैरिड, सब जगह देख लिया, पर जो फीलिंग एक सी के पास आकर होती है ना, वो कहीं और नहीं होती, इसलिए आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। दरअसल ये दिन 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को करारी शिकस्त दी थी। तब से ही इंडियन नेवी 4 दिसंबर के दिन इसी तरह न सिर्फ अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती आ रही है, बल्कि लोगों को नौसेना की उपलब्धियों से रूबरू करवा रही है। भारतीय नौसेना दुनिया की शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल है, जिसकी ताकत में साल दर साल इजाफा किया जा रहा है। आज नेवी डे पर नौसेना की इसी ताकत के साक्षी देशवासी भी बने और दुनिया ने भी भारतीय नौसेना का दमखम देखा। यही वजह है कि 4 दिसंबर का ये दिन भारतीय नौसेना की शक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
और अब बात दिल्ली और एनसीआर के एयर पोल्यूशन की, जिसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। दिसंबर के इन शुरुआती 4 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल में गिरावट देखने को मिली है और अब ये गिरावट 200 के नीचे आ गई है, जो इस बात का संकेत देती है कि दिल्ली की हवा साफ है। अगर हम उसको नवंबर की हवा के मुकाबले देखें, दिसंबर में काफी साफ सुथरी हवा दिल्ली वालों को मिली है, यानी कि दिल्ली एनसीआर पर छाया स्मॉग संकट अब दूर हो रहा है। जिस स्मोक संकट से निपटने के लिए अक्टूबर और नवंबर महीने में लाख जतन सरकारी एजेंसियों को करने पड़े, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी अधिकारी को सुननी पड़ी, वो स्मोक संकट दिसंबर में दूर होता दिख रहा है, जिसकी गवाही ये 4 तस्वीरें दे रही है। आगे बढ़े उससे पहले 1 से 4 दिसंबर तक की ये तस्वीरें तारीखवार देखना बहुत जरूरी है। 1 दिसंबर को दिल्ली वालों की सुबह घने स्मोक के साथ हुई, 2 दिसंबर को इसमें हल्की कमी देखी गई और 3 दिसंबर को भी स्मोक में कमी का ये सिलसिला जारी रहा, जबकि 4 तारीख आते आते दिल्ली पर छाया ये स्मोक काफी कम हो गया। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें हवा की बेहतर होती सेहत को बयां कर रही है। दिल्ली वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जिस प्रदूषण के चलते दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाता है, वो प्रदूषण आज दिल्ली में बेहद कम लेवल पर पहुंच गया है। आज दिल्ली का AQI 180 के आसपास दर्ज किया गया है। अमूमन दिसंबर के महीने में जो AQI होता था वो 300 से 400 के बीच होता था। इस बार भी 30 नवंबर को AQI 300 के पार था, लेकिन आज इसमें जबरदस्त तरीके से सुधार हुआ है और आज का दोपहर 1 बजे का जो AQI था वो 180 के आसपास था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के ताज़ा आंकड़े भी बेहतर होती हवा की गवाही दे रहे हैं। CPCB के मुताबिक लगातार चौथे दिन दिल्ली के AQI आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह 7 इंडिया गेट इलाके में AQI 169 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार में AQI 250, अलीपुर में 198, आया नगर में 164, चांदनी चौक पे 187, द्वारका सेक्टर 8 में 248, ITO में 169, जहांगीरपुरी में 259 दर्ज किया गया, जबकि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 125, वसुंधरा में 114 और नोएडा सेक्टर 62 में 158 रिकॉर्ड किया गया। यानी ज्यादातर इलाकों में AQI 200 के नीचे ही रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली NCR के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। इतनी साफ हवा का एक्सपेक्टेशन था नहीं दिल्ली में, अभी है तो मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हम लोग बहुत दिनों से मतलब हमारी कॉलेजेस भी बंद हो गए थे, इस वजह से आज हमको फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है। कोई जरूरत तो नहीं लग रही मास्क की, काफी हवा साफ है, काफी अच्छा लगा कि मतलब काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे और आज मौका मिला आने का तो अच्छा लगा। हवा काफी अच्छी चल रही है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है और हम लोग सारे घूमने आए हैं यहाँ पे तो काफी अच्छा लग रहा है। दिल्ली जैसी लग रही है कि हाँ दिल्ली है। आज बहुत ही आनंद आ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही मौसम रहे दिल्ली में, तब आनंद बहुत ही आता है। दिल्ली NCR की बेहतर होती इस हवा के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, तेज हवा की रफ्तार और दूसरा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स में बड़ा सुधार देखा जा रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि 7 दिसंबर से हिमालय के इलाके में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना मजबूत नहीं है कि दिल्ली में भारी बारिश करवाए, लेकिन 10 दिसंबर तक दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या फिर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हिमालयन रेंज में एक छोटा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से वहां पर बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है। उसका बहुत ज्यादा असर दिल्ली में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10 दिसंबर को हल्की फुल्की बारिश दिल्ली में भी हो सकती है। अगर ऐसे ही ये AQI 10 दिसंबर तक मेंटेन रहा और उसके बाद बारिश हुई तो आप ये मानिए कि AQI और नीचे चला जाएगा, मतलब हवा और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी में कितना सुधार होता है, जिसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ग्रैप 4 की पाबंदियों में ढील देने का फैसला करेगा।
दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे। और अब आज सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो लगातार अपनी परीक्षाओं को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव होने वाला है। मैथमेटिक्स यानी कि गणित की तरह ही 10वीं परीक्षा में साइंस और सोशल साइंस से जुड़ी परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी वजह से 10वीं के छात्रों के लिए मैथ्स की तरह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 2 स्तर की परीक्षाओं के विकल्प हो सकते हैं। आगे चलकर मैथमेटिक्स की तरह छात्रों को दोनों ही विषयों में बेसिक और एडवांस परीक्षा की ऑप्शन भी मिल सकता है। दोनों ही सब्जेक्ट्स में बेसिक का मतलब थोड़ा आसान और एडवांस का मतलब थोड़ा सा मुश्किल परीक्षा होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस पहल को हाल ही में सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव का सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी से पास होने का इंतजार है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे 10वीं क्लास के साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू कर दिया जाएगा। अभी सीबीएसई की तरफ से 10वीं में गणित में 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिनका नाम बेसिक और एडवांस है। 2023-24 की परीक्षा के लिए गणित विषय में करीब 15 लाख छात्रों ने एडवांस लेवल में मैथ्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं करीब 6 लाख छात्रों ने बेसिक लेवल के लिए आवेदन किया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल के लिए अलग अलग पाठ्यपुस्तकें बनाई जाएंगी या फिर एक ही तरह की किताब में से 2 अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। अगर आपके घर में या जान पहचान में कोई आने वाले सालों में 10वीं का इम्तिहान देने वाला है, वो भी सीबीएसई बोर्ड का, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आने वाले सालों में सीबीएसई इस बात पर विचार कर रहा है कि साइंस और सोशल साइंस का 2 स्तर की परीक्षाएं ली जाएंगी। मसलन जैसे मैथमेटिक्स में अब तक बेसिक और एडवांस परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी तरीके से सोशल साइंस और साइंस के लिए भी इसी तरीके से 2 स्तर की परीक्षाएं होंगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र सोशल साइंस में अच्छा है तो वह एडवांस स्तर की परीक्षा दे सकता है। वहीं अगर वो साइंस में कमजोर है तो वो बेसिक स्तर का साइंस चुनाव कर सकता है। तो इसके लिए जो सीबीएसई है उसमें विचार विमर्श शुरू हो गया है। जो एकेडमिक विंग है सीबीएसई का, उसने एक प्रपोजल भी तैयार किया है। हालांकि उसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मुश्किल भी है। मुश्किल ये कि जो पाठ्यक्रम तय होता है और साथ ही साथ जो किताबें छापी जाती हैं वो एनसीईआरटी छापती है। ऐसे में एनसीईआरटी को भी अपने पाठ्यक्रम में और तमाम अपने टेक्स्ट बुक में बदलाव भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बात रखी गई थी कि हर सब्जेक्ट की 2 स्तर की परीक्षाएं हो, उस तरफ सीबीएसई लगातार अपना कदम बढ़ा रही है। कैमरामैन नासिर खान के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब रुक करते हैं संगम नगरी प्रयागराज का, जहां पर आस्था के महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संगम किनारे रेत पर अस्थायी धर्म नगरी बसाई जा रही है। हालांकि अभी महाकुंभ शुरू होने में करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए निमंत्रण देने का अभी से ही प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए योगी सरकार के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगम की पवित्र रेती, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मेले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में महाकुंभ के आयोजन की दिव्य और भव्य तस्वीर पेश करने के लिए तैयारियां भी खास हो रही हैं। प्रयागराज की धरती पर ये आस्था का महाकुंभ बेहद अलग होने वाला है। टेंटों के बसाए जा रहे इस शहर में आध्यात्मिकता और परंपरा के इस अद्भुत संगम का करोड़ों देसी विदेशी श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई चीजें खास हो रही हैं, जहां इस बार अत्याधुनिक तकनीकों के साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, तो वहीं खबरें हैं कि श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आने का विशेष निमंत्रण भी दिया जा रहा है।
खबरें हैं कि योगी सरकार के मंत्रियों को ये न्योता देने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके तहत कई मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के इस महापर्व की तारीख समय रहते हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में बस जाए, शायद इसलिए ही कल से 30 दिसंबर तक मंत्रियों का राज्यवार भ्रमण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में क्योंकि महाकुंभ की सभी तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में खबरें तो ये भी हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी भी कुंभ से जुड़े रोड शो में शामिल हो सकते हैं। वहीं योगी के मंत्रियों में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दक्षिण भारत में तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली है। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को निमंत्रण लेकर मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। मंत्री A.K. शर्मा गुजरात कुंभ का निमंत्रण लेकर पहुंचेंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर सिक्किम के दौरे पर जाएंगे। वहीं योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को भी निमंत्रण लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल जाने की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को त्रिपुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केवल महाकुंभ में आने का न्योता ही नहीं, बल्कि संगम नगरी में आने वाले करोड़ों आस्थावानों की यादगार आवभगत के लिए भी शासन प्रशासन कमर कसे हुए है। जाहिर है, धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, सामाजिक एकता और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इन सभी विशेषताओं की कड़ी दर कड़ी सच्ची कहानी को दुनिया के पटल पर पेश करने का हर आस्थावान इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज सैर सपाटे की कर लेते हैं। म्यूजियम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत से म्यूजियम के बारे में सुना भी होगा, जाना भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बता रहे हैं जिसका रिश्ता आपकी सेहत से है। हम आपको देश के एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाकर आप दांतों के बारे में हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। दांतों के इलाज और इसके मेडिकल साइंस के बारे में जान सकते हैं। दांतों की सफाई और उनकी देखभाल के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से की गई इस अनोखी कोशिश के बारे में जान सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से यहां लोगों को दांतों के बारे में जानकारी दी जा रही है। दांतों के इस म्यूजियम में हर तरह की सूचना मुहैया कराई जाती है। बड़ोदरा के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर योगेश चंद्रानन और उनके बेटे डॉक्टर प्रणव ने ये अनोखा डेंटल म्यूजियम बनाया है, जो देश में अपने तरह का पहला ऐसा म्यूजियम है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। यहां पर दुनिया भर के डेंटल स्टैम्प, टूथब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, पुराने डेंटल उपकरण, पुरानी डेंटल चेयर, टूथ पेंटिंग्स, डेंटल कॉमिक्स का दीदार आप कर सकते हैं। साथ ही साथ टूथपिक, दांतों से जुड़ी कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं। यहाँ दांतों के इलाज के इतिहास के बारे में भी आसानी से जाना जा सकता है और इसके लिए यहाँ पर इंटरैक्टिव वॉल जैसी आधुनिक तकनीक का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोग दांतों के बारे में जाने और शरीर के इस खास अंग का बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। खास बात यह है कि दांतों के डॉक्टर पिता पुत्र ने इस म्यूजियम के निर्माण के साथ साथ अनोखे विश्व रिकॉर्ड को भी कायम किया है, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इस डेंटल म्यूजियम में 26 देशों के 2371 टूथब्रश शामिल किए गए हैं। इस म्यूजियम की सैर के लिए किसी तरह की फीस नहीं लगती और लोगों को बिल्कुल मुफ्त दांतों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी तक 40,000 से ज्यादा लोग इस म्यूजियम को देख चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम दर्ज हुए। उसमें पहला सबसे ज्यादा टूथब्रश इन द वर्ल्ड वो एक मिला और दूसरा मैक्सिमम और लार्जेस्ट डिस्प्ले उसको प्रदर्शित करने का दूसरा अवार्ड पूरे फैमिली के नाम में सबको मिला। देश में करीबन 350 डेंटल कॉलेजेस हैं, बट जो जिस तरीके का कलेक्शन हमारे पास है उस तरीके का कलेक्शन वैरायटी टर्म्स में भी और जो कंसेप्ट से हमने इसे बनाया है कि बचपन से लेके 55 तक सभी उम्र के लोगों को कुछ ना कुछ चीजें हमारे म्यूजियम से ले जाने को मिलेगी। स्कूल जाने वाले छोटे या बड़े बच्चों के सामने क्लास में मिले होमवर्क को करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। भारत में भी सटीक और बेहतर तरीके से होमवर्क करने के लिए बच्चों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। स्कूलों में बच्चों को कई बार पूरी की पूरी किताब को देखकर दोबारा लिखने का काम दिया जाता है
और इस बोझिल काम से बचने के लिए केरल के एक छात्र ने होमवर्क के लिए एक स्मार्ट तरीका निकाला है, यानी होमवर्क की नो टेंशन। दरअसल देवदत्त नाम के छात्र ने अपना होमवर्क करने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया है। मजेदार बात तो यह है कि ये एआई रोबोट देवदत्त की हैंडराइटिंग में लिखावट करता है। इतना ही नहीं, ऐप पर पहले से सवाल अपलोड किए जाते हैं और फिर रोबोट उसका उत्तर अपने हिसाब से देकर उसी हैंडराइटिंग में लिखता है। सोशल मीडिया पर एआई रोबोट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आसान शब्दों में एआई मशीनों में इंसानों की तरह का दिमाग यानी कि बौद्धिक क्षमता वाली टेक्नोलॉजी है, जिसे आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है ताकि वो इंसान की तरह लिख सके, खुद से फैसला भी ले सके और कमांड को भी फॉलो कर सके। तो कुल मिलाकर मल्टीटास्किंग एआई मशीनों की सबसे बड़ी पहचान है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।